सिकंदर को महान कहा जाता है। सिकंदर महान, इसको अलेक्जेंड्रिया तृतीय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा सिकंदर के बारे में, इतिहास के पन्नों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना नाम दर्ज करते हैं, वो भी स्वर्ण अक्षरों में। जब भी हम लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें सिकंदर की महानता की जिक्र ज़रूर होती है। सिकंदर भारत जब आया, बहुत सारा प्रभाव है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिकंदर से प्रश्न ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में जो भूमिका निभाई वह अतुलनीय है। इसने भारत को भी बहुत कुछ दिया। उसका योगदान कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी बहुत सर्वाधिक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर भारत से क्यों लौट गया? सिकंदर विश्व विजेता का ख्वाब और सपना रखने वाला जब भूमध्य सागर को पार करता हुआ जब ये भारत में प्रवेश करता है, तब यहाँ पे आते आते उसकी सैनिक ब्यास नदी को पार करने से इनकार हो जाती है। अपनी ही सेनाओं की वजह से उसे भारत से लौट जाना पड़ता है। क्या क्या कहानी है हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक छोटा सा परिचय भी हम लोग देखते चले। सिकंदर को महान कहा जाता है। सिकंदर महान, इसको अलेक्जेंड्रिया तृतीय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सिकंदर मेसोडोनिया का रहने वाला था। इसका बैकग्राउंड ही चेंज करते हैं। सिकंदर मेसोडोनिया का रहने वाला था। एक मिनट। सिकंदर जो है हमेशा हर चीज़ पे, गाना में भी चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के बार बार सिकंदर कहा जाता है। जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि सिकंदर का जो इतिहास में जो स्थान प्राप्त है, बहुत कम ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने वो स्थान प्राप्त किया है। सिकंदर मेसोडोनिया का रहने वाला था। मेसोडोनिया का सिकंदर मेसोडोनिया का निवासी था। 334 बीसी की बात है। 324 बीसी ईसा पूर्व की बात है, जब सिकंदर ने ये ख्वाब देखा, ये ख्वाब अपने मन में सजाया कि हमें विश्व विजेता बनना है। विश्व विजेता का सपना लिया हुए, विश्व विजेता के उद्देश्य से इसने भूमध्य सागर को पार किया। 334 ईसा पूर्व में इसने विश्व विजेता के उद्देश्य से भूमध्य सागर को पार किया। और सागर को पार कह सकते हैं कि 334 ईसा पूर्व से ही ये प्रारंभ करता है विश्व विजय का सिकंदर। और वह प्रारंभ करते समय वह भूमध्य सागर को पार करता है। और भूमध्य सागर को पार करते हुए उसने अफ्रीका, तुर्की, सीरिया, उसने अफ्रीका, तुर्की, सीरिया, ईरान होते हुए वह भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। वह भूमध्य सागर को पार करते हुए अफ्रीका, तुर्की, सीरिया, ईरान के बाद वह प्रवेश करता है भारत के क्षेत्र में। वह प्रवेश कर जाता है। और जब भारत के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यहीं पे आप देखते होंगे, ये जो क्षेत्र है पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहीं पे छोटे छोटे कबीलों से मुठभेड़ हो जाती है। और ये छोटे छोटे कबीले इतना मतलब ज़बरदस्त तो सामना करता है कि सिकंदर की सेना मतलब हारते हारते बच जाती है। अंततः यहाँ पे छोटे छोटे जो कबीले होते हैं वह सिकंदर के हाथों जो है वह हार मान लेते हैं, हार जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे पहुँचता है तक्षशिला के पास। यहाँ
तक्षशिला के पास पहुंचता है। और ये तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के किनारे है, मतलब सिंधु और झेलम के बीच में है। आपको पता होगा यहाँ से ये जो सिंधु नदी है, इसी सिंधु की सहायक नदी हो जाता है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये जो तक्षशिला हम लोग देख रहे हैं, यह शिक्षा का एक केंद्र भी होता है, जहाँ पे जिनका संबंध आचार्य चाणक्य से हो जाता है। तो तक्षशिला के राजा थे उस समय, जिसका नाम था राजा आम्भी नाम था, तक्षशिला का सम्राट था। और ये तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। हालांकि राजा आम्भी के बारे में ये कहा जाता है कि सिकंदर को आमंत्रित किया भारत में आक्रमण करने के लिए, लेकिन जब दोनों के बीच में युद्ध होता है यहाँ पे, तो ये राजा आम्भी जो है सिकंदर के सामने घुटना टेक देता है। वह उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। वह सिकंदर के अधीनता को स्वीकार कर लेता है। पूछा जाता है तक्षशिला का सम्राट कौन है? तक्षशिला का सम्राट राजा आम्भी हो जाएगा। राजा आम्भी, जिसने और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भी भेजा था। इसके बाद सिकंदर का जो युद्ध है पोरस के साथ होता है। पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हो जाता है, पोरस के साथ। और ये पोरस झेलम और चिनाब नदी के मध्य में एक साम्राज्य स्थापित किया था। झेलम और चिनाब के मध्य, झेलम और प्लस में चिनाब के मध्य में पोरस का ये राज्य था। और पोरस ने सिकंदर से बड़ी बहादुरी से लड़ा। हालांकि अंत में उसकी हार हो जाती है। और हार होने के बाद, यानी कि इसकी योग्यता और उसकी बहादुरी से इतना ज़्यादा सिकंदर प्रभावित हो गया कि उसने पोरस के राज्य को लौटा दिया यहाँ पे। और पोरस को अपना मित्र भी बना लिया। पोरस को इसने अपना मित्र बना लिया यहीं पे। अब सिलसिला होता है कि हमें ब्यास नदी को पार करना चाहिए। और एक चीज़ और भी बता दे, उस समय मगध पर घनानंद नामक एक प्रतापी सम्राट राज कर रहा था। उसकी शक्ति इतना ज़्यादा थी कि उस शक्तियों के सामने बड़े बड़े जो भी कहें तो सब कोई नतमस्तक था। उसकी खबर सिकंदर के सेनाओं के पास भी मिली हुई थी। सिकंदर के सेना इसकी खबर से ही डर गए थे। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वापसी का क्या कारण था, क्या वजह था कि सिकंदर को लौटना पड़ा। वापसी का कारण हम लोग देखते हैं। वापसी का कारण हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ दे। वापसी का कारण, सबसे पहले सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से ही इनकार कर दिया। सबसे पहली बात, क्यों ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया? सबसे बड़ी बात है कि जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बाढ़ की समस्या थी यहाँ पे। दूसरी कारण अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दूसरी कारण तो यहाँ पे सिकंदर और सिकंदर के सेनाओं को भारतीय मौसम की जानकारी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक जंगल था। गर्मी की समस्या थी, बाढ़ की समस्या थी, बहुत सारी बीमारियाँ लग गई थी सिकंदर के सेनाओं को। कह सकते हैं कि लगभग आधा सेना उसका जो था इन घटनाओं की वजह से मौत के मुंह में चला गया। यानी कि यहाँ पे भारतीय मौसम की जानकारी नहीं थी। और ये चुनौतियाँ, बाढ़, गर्मी, बीमारियाँ सभी सेनाओं को परेशान कर दिया। भारतीय मौसम की चुनौतियाँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
वापसी का कारण में हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि जब ये भूमध्य सागर को पार करता हुआ छोटे छोटे अफ्रीका से जैसे ही प्रवेश करता है तो छोटे छोटे युद्ध और बड़े बड़े युद्धों में हमेशा सेना संलग्न रहती है, जिसकी वजह से बहुत ही थकान महसूस कर रही थी। यानी कि सिकंदर की जो सेना थी वो थक चुकी थी, सेना जो थी सिकंदर की वह थक चुकी थी। और चौथी बात यह है कि सिकंदर के सेना के जितने भी जवान थे, जितने भी लोग थे, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो लोग युद्ध कर रहे थे और युद्ध में इतना वो लोग व्यस्त हो चुके थे कि उनके घर परिवार की याद बहुत सताती थी। वो परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते थे, परिवार की यादें बहुत ज़्यादा तड़पाती थी, यह भी एक कारण था। चौथा, परिवार की चिंता बहुत थी, परिवार की चिंता बहुत थी, यहाँ पर चिंता बहुत थी। और ये भी बात पता है कि भारत में एक शक्तिशाली सम्राट था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद एक शक्तिशाली सम्राट था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इतना शक्तिशाली था, उसके पास इतना सेना थी कि उसके सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल था। ये बात पहले से ही सिकंदर के सेना को पता था। यहीं पे कुछ दिनों के लिए कहा जाता है कि सिकंदर के सेना में चंद्रगुप्त मौर्य भी काम किया था। तो चलिए हम लोग वापसी का कारण भी यहाँ पे जाने। अब ये जानते हैं, जहाँ से प्रश्न आता है वहीं पे हम लोग बात करें, प्रभाव क्या पड़ा। सिकंदर जब भारत में आया तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव से प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ दे। सबसे पहला अगर बात करें, भारत की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिकंदर के आगमन के बाद जब भारत में सिकंदर आता है तो भारत में इसका राजनीतिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता, कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है। यानी कि राजनीति में सिकंदर के आगमन का कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन आर्थिक प्रभाव है। यहाँ पे हम लोग आर्थिक प्रभाव देखते हैं। आर्थिक प्रभाव में क्या क्या पढ़ा, आर्थिक प्रभाव क्या क्या हुआ, पेन चेंज कर लिया जाए। सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि भारत और यूरोपियों के मध्य में आदान प्रदान होता है। सबसे पहली बात ये हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यूरोप और भारत का जो व्यापारिक संपर्क था वो बढ़ गया। यहाँ पे व्यापारिक संपर्क बढ़ जाता है। यहाँ पे ये आर्थिक प्रभाव में हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा ये हो जाता है, जब सिकंदर भारत आया तो एक नए रास्ते, एक नए मार्ग का खोज हुआ। यानी कि एक नए मार्ग का खोज होता है। यहाँ पे एक नए मार्ग की खोज होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि सिकंदर भारत में मात्र 19 माह तक रहा। सिकंदर भारत में मात्र 19 माह तक रहा और इसने यहाँ पर कई नगर भी बसाए। नगर बसाए। पूछा जाता है आपसे कौन कौन सा नगर सिकंदर ने बसाया था। यहाँ पर कई नगर बसाए। नगर का नाम था सिकंदरिया। एक सिकंदरिया शहर था जिसे सिकंदर ने अपने ही नाम से बसाया था। सिकंदरिया ये शहर का नाम है। सिकंदरिया शहर हो जाता है यहाँ पे। और ये सिकंदरिया काबुल के पास है। यह सिकंदरिया काबुल के पास है। एक और शहर है। सिकंदर का एक घोड़ा था, बहुत प्रिय घोड़ा था, बहुत लगाव था सिकंदर को, बहुत प्रेम था उस घोड़े से, जिसका नाम था बुकेफेला, जिसका नाम था बाउकेफेला, बोल सकते हैं बाउकेफेला। और बाउकेफेला की मृत्यु के बाद उसी जगह को एक शहर के रूप में तब्दील कर दिया, जिसका नाम है बाउकेफेला नाम रहता है यहाँ पे। ये सिकंदर के घोड़े का नाम है जिसने उसके युद्ध में बहुत साथ दिया।
और यहाँ पे आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है, और जहाँ पे मृत्यु होती है उसी के नाम से उस शहर का नाम बावके फेला रख देता है। और भी हम लोग देखते हैं, एक हो जाता है हम लोग का सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? सांस्कृतिक प्रभाव, जब सिकंदर भारत आता है तो यहाँ पर क्या सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा? सबसे बड़ी बात यह है, सिकंदर के भारत आगमन के बाद भारत की संस्कृतियाँ और यूनान की संस्कृतियाँ, दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा। दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। दोनों संस्कृतियों का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। यूनान के लोगों ने भारत को ज्योतिष विद्या का ज्ञान दिया। यहाँ पे ज्योतिष विद्या की ज्ञान मिला। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर यानी कि यूनानी कला का इसी समय आगमन होता है। इसी समय यूनानी कला का आगमन होता है भारत में यूनानी कला का आगमन होता है। ये सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एक और हो जाता है इतिहास निर्माण में भूमिका। इतिहास निर्माण में इसका भूमिका देखिए, इतिहास निर्माण में इसकी भूमिका हो जाता है। हम लोग देखते हैं, जब सिकंदर भारत आया तो सिकंदर के साथ बहुत ऐसे विद्वान, बहुत ऐसे लेखक थे, वो साथ आए हुए थे। उन्होंने बहुत सारी कृतियाँ यहाँ पे लिखी। यहाँ पे यानी कि भारत में कई लेखक और विद्वान सिकंदर के साथ आए थे, विद्वान आए थे। दूसरी बात ये है, यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास को, जब इतिहास लेखन कला आप पढ़ेंगे, अगर आप पीजी में पढ़ रहे होंगे, एमए में अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक टॉपिक ही आपको मिलेगा, एक सब्जेक्ट ही आपको मिलेगा, इतिहास लेखन की समस्या। भारत के इतिहासकारों के मध्य में प्राचीन भारत को लिखने में बहुत ही समस्या थी। सबसे ज़्यादा जो समस्या थी, वो समस्या थी तिथि को लेकर के। कोई डेट का अनुमान ही नहीं लग रहा था। लेकिन सिकंदर के आगमन ने प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में बहुत सारा भूमिका निभाया। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो तिथियां गड़बड़ हो रही थी, ये तिथियां यहाँ पे प्रूफ कर दिया, यानी कि स्थापित कर दिया, जिसके वजह से प्राचीन भारत के इतिहास को तिथि बाय तिथि लिखने में ज़्यादा सहायता मिला। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में भूमिका सिकंदर के प्रभाव से हो जाता है। तिथि का पता चलता है, तिथि का, जो सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी। सिकंदर के पिता का नाम यहाँ पे देखते हैं। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। पिता का नाम हम लोग देखते हैं तो ये फिलिप द्वितीय हो जाता है, फिलिप द्वितीय। और सिकंदर का मूल नाम अगर आपसे पूछे कि सिकंदर का मूल नाम क्या था, मूल नाम, तो मूल नाम इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर तृतीय नाम हो जाता है, सिकंदर का मूल नाम है। सिकंदर के आध्यात्मिक गुरु के बारे में अगर पूछे कि सिकंदर के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु जो है, हो सकता है पूछा जाए, तो डायनोसियस नाम था इनका। आध्यात्मिक गुरु का नाम डायनोसियस था। डायनोसियस, आध्यात्मिक गुरु का नाम डायनोसियस था। और इनके राजनीतिक गुरु से हमेशा सवाल पूछा जाता है। इनके राजनीतिक गुरु, सिकंदर के राजनीतिक गुरु
इनके राजनीतिक गुरु की अगर बात करें तो राजनीतिक गुरु इनके हो जाते हैं अरस्तु। अरस्तु का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इनके राजनीतिक गुरु हैं अरस्तु हैं, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी यानी कि अरस्तु को प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक और पिता भी कहा जाता है। प्राणी विज्ञान या बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है यहाँ पर, अरस्तु को। और सबसे पहली बार पृथ्वी गोल है, ये बात अरस्तु ने ही कहा था। पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहली बार अरस्तु ने ही कहा था। अरस्तु का कुछ बुक है जो हो सकता है आपसे पूछे, दी पॉलिटिक्स। एक पुस्तक का नाम है दी पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछे। दी पॉलिटिक्स। एक और बुक है हिस्टोरिया एनिमिलियम। ये दोनों बुक जरूर याद रखिएगा। हिस्टोरिया एनिमिलियम नाम रहता है। अरस्तु ने 2 किताबें लिखी, एक का नाम है दी पॉलिटिक्स और दूसरे का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। ये हो जाता है। अरस्तु से अगर कोई सवाल पूछे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकता है। हाँ, एक चीज़ और भी है, अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो। यहाँ पे एक बात और भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे में सिकंदर के महान बनने के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान अरस्तु का रहता है। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के एक महान बनने के पीछे चाणक्य का सबसे बड़ा हाथ था, उसी तरीके से सिकंदर को महान बनाने में अरस्तु की भूमिका बहुत ही सर्वाधिक है। और अरस्तु को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बनाने में इनके गुरु प्लेटो का सबसे बड़ा हाथ है। और प्लेटो को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने में, यानी कि उनको एक अच्छा दार्शनिक बनाने में उनके गुरु सुकरात का सबसे बड़ा योगदान हो जाता है। तो यहाँ पे अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो नाम है इनका। और प्लेटो ने अपने जीवन काल में लगभग 36 ग्रंथों का रचना किया। 36 ग्रंथों का इन्होंने यहाँ पे रचना किया था। प्लेटो को पश्चिमी दर्शन का पिता कहा जाता है। प्लेटो को ही पश्चिमी दर्शन का, यहाँ पे देखते हैं, पश्चिमी दर्शन का पिता कहा जाता है प्लेटो को। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? सुकरात, है ना। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है। सिकंदर महान के गुरु का नाम अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात हो जाता है। यहाँ पे सुकरात। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और भी चीज़ें हैं। सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर नाम था। और यही सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, इसी ने मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। यानी कि यह सिकंदर का एक महान सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक जल सेनापति था सिकंदर का, जिसका नाम था नियारकस। जिसका नाम क्या था? नियारकस नाम था, पूछा जा सकता है, जिसका नाम था नियारकस। और आपको पता है यहाँ पे उसका एक घोड़ा था जो बार बार नाम आ जाता है, बुक्का फेला, जिसके नाम पर शहर का नाम ही रख दिया सिकंदर ने। उसके बाद देखिएगा आप लोग, लगभग
323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में। भारत तो 326 ईसा पूर्व में आता है, यहाँ पे 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में आगमन होता है, भारत में वो आता है। और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है, बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार सिकंदर का अलेक्जेंड्रिया में होता है, मतलब अंतिम संस्कार उसका मिस्र में होता है। अंतिम संस्कार हम लोग देखते हैं, अंतिम संस्कार इसका होता है अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया में इसका अंतिम संस्कार होता है। अलेक्जेंड्रिया मतलब मिस्र में होता है इसका अंतिम संस्कार। 326 ईसा पूर्व में वह भारत आया और 323 ईसा पूर्व में यहाँ से वह लौट गया। मात्र सिकंदर 32 वर्ष में ही वह मृत्यु को प्राप्त कर लिया। मात्र 32 वर्ष की अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। जितने भी महान लोग हुए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत वर्षों तक जिए। बाकी बहुत ऐसे महान पर्सनालिटी जो हैं, इतिहास के पन्नों में ढेरों सारों कहानियाँ ऐसा लिखा गया है, ये 32 साल ही मतलब जी पाते हैं। तो यहाँ तक अगर पूछता है आपसे अगर कोई सवाल, तो यहीं से बनेगा। बहुत सारा चीज़ें हम लोगों ने फैक्ट्स देखा, बहुत बड़ी बात नहीं। सिकंदर से जो भी आप देखते होंगे, क्योंकि आप ज़रूर पढ़िए, आपको एग्ज़ाम देना है, तैयारी करना है। 2-3 बार के बारे में मत सोचिए। 70 नहीं हुआ तो 71 होगा, 71 हुआ तो 72 होगा, 72 हुआ तो 73 होगा, है ना। एक ही बार ठानिए और एक ही बार में पूरी एनर्जी लगाइए और जितना हो सके अपने आप पे वर्क करिए, सेल्फ स्टडी पे वर्क करिए। सटीक किताबों के साथ अगर अध्ययन करेंगे तो 6 महीना नहीं 8 महीना भी अगर टाइम लगे तो फाइनली आप फाइट करिएगा, ये हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।